फ्रेंड्स, लेक्चर थे रिटर्न ऑफ इनकम, सेक्शन 139(6). रिटर्न फर्निश करने के टाइम कौन सी पर्टिकुलर्स हमें साथ में देना है वो हमें 139(6 में बताया हुआ है। कई स्पेसिफाइड केसेस में हम जो प्रिस्क्राइब फॉर्म में प्रिस्क्राइब मैनर से हम रिटर्न प्रोड्यूस करते हैं, फर्निश करते हैं, जो हमें अभी ITR दिए हुए थे उसमें हम जो इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हैं उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन सबमिट करना है। हम ऐसा नहीं बोल सकते नहीं ये इनकम पूरा एग्जाम है तो रिटर्न बुक कहीं पे दिखाना ही नहीं है, ऐसा नहीं चलता। नहीं, हम हमारा एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जाम है तो रिटर्न भरते हैं लेकिन दिखाना नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। एग्जाम्प्टेड इनकम है तो भी आपको दिखाना है, वो कंपलसरी है। कोई असेट है उसका मैं सिर्फ बेनिफिशियल ओनर हूं तो कोई भी असेट का एज ए हेल्ड बेनिफिशियली ओनर है और मैं बेनिफिशियरी हूं तो असेट भी मुझे रिटर्न में दिखाना है। मुझे रिटर्न में बैंक अकाउंट डिटेल दिखानी है, क्रेडिट कार्ड डिटेल दिखानी है। और जब गवर्नमेंट ने कोई प्रिस्क्राइब हेड में प्रिस्क्राइब लिमिट दिया हुआ है, हमारा एक्सपेंडिचर वो लिमिट से ज्यादा है तो भी हमें एक्सपेंडिचर है वो सेपरेटली दिखाना है। अदर कोई आउटगोइंग टैक्सेस और एनी एक्सपेंडिचर्स है जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है तो हमें सेपरेटली दिखाना है। 139(6) में आपको एग्जाम इनकम, असेट, बैंक अकाउंट डिटेल, एक्सपेंडिचर एंड अदर आउटगोइंग्स है वो आपको दिखाना है। नाउ 139(6) से एप्लीकेबल टू PGBP इनकम ओनली, वही प्रोविजन है। 6 का सब पार्ट है, 6 जनरल था और 6 है वो स्पेसिफिकली असेट जो बिजनेस प्रोफेशन में एंगेज है वो रिटर्न भरने के टाइम क्या क्या इंफॉर्मेशन दिखाएगा उसका हमें पूरा लिस्ट दिया हुआ है। Required the following information to produce in return of income by the assessee who has income under PGBP। सबसे पहले आपने ऑडिट करवाया है तो रिपोर्ट ऑफ द ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB वो रिटर्न के साथ फर्निश करना है। आप बिजनेस करते हो, आपका प्रिंसिपल प्लेस कहाँ पे है, आपकी ब्रांचेस कहाँ पे है, उसका लोकेशन है, उसका स्टाइल ऑफ बिजनेस है, वो भी हमें रिटर्न के साथ मेंशन करना है। प्रिंसिपल प्लेस, ब्रांच, लोकेशन एंड स्टाइल। पार्टनर्स है तो पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस, हमारे बिजनेस का प्रोफेशन के पार्टनर्स का नेम एड्रेस है वो भी हमें बताना है, वो भी मेंशन करना है। आप AOP और BOI का रिटर्न फाइल कर रहे हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, उसमें मेंबर होते हैं तो मेंबर का नाम एड्रेस देना है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड AOP में मेंबर होते हैं उसका नाम एड्रेस देना है और साथ में उस मेंबर का क्या एक्सटेंट ऑफ शेयर है, मेंबर्स और पार्टनर का शेयर कितना रहेगा, वेदर इक्वल रहेगा, परसेंटेज मेंशन किया हुआ है। तो प्रोफेशन और बिजनेस और AOP और BOI के पार्टनर और मेंबर का प्रॉफिट का शेयरिंग है वो भी हमें प्रिस्क्राइब करना है। ऑप्शन टू फाइल द अपडेटेड रिटर्न सेक्शन 139(8)A। अभी लोग यही समझते हैं कि लास्ट एक ही साल का रिटर्न भर सकते हैं। बहुत टाइम पहले हम लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न भर सकते थे, उससे पहले हम कभी कोई भी ईयर का रिटर्न भर सकते थे। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में अपडेटेड रिटर्न का नाम देके अगले 2 रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। इसीलिए ये कंसेप्ट नया है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकली मार्केट में भी लोगों को ये प्रोविजन मालूम कम है। अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट क्या है देखिए, 139(8)A में आप कोई भी असेसमेंट ईयर कंप्लीट होते ही उसके 24 मंथ के अंदर आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। समझ लो अभी 20 to 23 प्रीवियस ईयर है, उसका असेसमेंट ईयर 23-24, तो 20 to 23 प्रीवियस ईयर का अपडेटेड रिटर्न आप 24, 5 एंड 5, 6 यानी 31 मार्च 26 तक भर सकते हो। 20 to 23 प्रीवियस ईयर, 23-24 असेसमेंट ईयर, असेसमेंट कंप्लीट होते ही उसका और 24 मंथ यानी 2 इयर्स, ये 2 साल में आप अपडेटेड रिटर्न प्रीवियस ईयर 20 to 23 का भर सकते हो। असेसमेंट ईयर खत्म होते ही 24 मंथ तक आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। अपडेटेड रिटर्न कौन भर सकता है, आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया है नहीं किया है, 139(1) में नहीं किया है तो भी अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो।
139(4) में आपने बिलेटेड रिटर्न किया है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। पहला पॉइंट था आपने रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया है अंडर सेक्शन 139(1). दूसरा पॉइंट था आपने बिलेटेड किया है और तीसरा पॉइंट था आपने रिवाइज किया है 139(5) में। 139(1) में किया या नहीं किया, 4 में बिलेटेड किया, 5 में रिवाइज किया, कुछ भी सिचुएशन है लेकिन आप अपडेटेड रिटर्न कर सकते हो। वही एग्जांपल है AY 23-24 का 24 मंथ यानी 31 मार्च 26 तक अपडेटेड रिटर्न फाइल हो सकता है। नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ अपडेटेड रिटर्न यानी कौन अपडेटेड रिटर्न नहीं भर पाएगा, किसको अप्लाई नहीं होगा। देखो जिसको लॉस है ना उसने पहले रिटर्न भरा ही नहीं है तो भी अपडेटेड रिटर्न लॉस कैरी फॉरवर्ड के लिए नहीं भर सकता। लॉस में अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं हो सकता है। आपने प्रीवियसली टैक्स लायबिलिटी दिखाई थी 50,000, अभी आप 40 दिखाना चाहते हो। इन शॉर्ट आप लायबिलिटी को रिड्यूस करना चाहते हो, डिक्रीज करना चाहते हो तो भी आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। ओरिजिनल रिटर्न कौन सा भी है 139(1) का रेगुलर, 4 का बिलेटेड, 5 का रिवाइज। कोई भी सिचुएशन में आपकी टैक्स लायबिलिटी कम करके आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। उसके बाद वही सिचुएशन लेकिन रिफंड इंक्रीज करके भी नहीं भर सकते। आपका रिफंड 1 लाख था उसको बढ़ा के 1,10,000 करके भरना चाहते हो तो आप रिटर्न नहीं भर सकते। रिफंड इंक्रीज करके भी आपका अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं हो सकता है। अभी नीचे दी गई सिचुएशन में आप अपडेटेड रिटर्न फर्निश ही नहीं कर सकते। प्रीवियसली में आप सिचुएशन चेंज करके टैक्स लायबिलिटी कम करने की जगह पे ज्यादा करके आप भर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कौन सी ऐसी सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे अपडेटेड रिटर्न फर्निश नहीं हो सकता है। लेट वी सी अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट फर्निश, नो अपडेटेड रिटर्न कैन बी फर्निश बाय एनी पर्सन ड्यूरिंग द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। सबसे पहला पॉइंट है एक बार अपडेटेड रिटर्न आपने भर दिया है, एक बार भर दिया तो अपडेटेड का रिवाइज नहीं हो सकता है। वंस अपडेटेड फर्निश अगेन अपडेटेड आप नहीं फाइल कर सकते। सेकंड सिचुएशन है आपके कोई भी असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही है, आइदर असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकम्प्यूटेशन, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, पेंडिंग है तो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। पहला पॉइंट अपडेटेड फाइल किया है, सेकंड पॉइंट असेसमेंट आपके चल रहा है एंड थर्ड पॉइंट सीबीटीटी ने मेंशन कर दिया है वो 3 बंदे हैं वो कोई भी सर्कमस्टेंसेस में अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। देखो यहाँ वही एग्जांपल दिया है कि आपसे प्रोसिक्यूशन है वो इनिशिएट हुआ है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। अभी फोर्थ पॉइंट है एक बार आपने लॉस में ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था और अपडेटेड रिटर्न आप फाइल करना चाहते हो तो लॉस को रिड्यूस करके आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। देखो बिफोर ड्यू डेट लॉस वाला रिटर्न आपने फाइल कर दिया था, अभी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, लॉस को रिड्यूस करके कर सकते हो। एग्जांपल दिया हुआ है 20-23 में 31 मई के दिन 5 लाख वाला आपने लॉस वाला रिटर्न फाइल किया था तो उसको अपडेट कर सकते हैं। लॉस वाला रिटर्न बिफोर ड्यू डेट भरा हुआ है तो वो अपडेट हो सकता है। लेकिन एक बार आपने फोर्थ पॉइंट जो देखा था लॉस वाला रिटर्न आपने अपडेटेड फाइल किया है, लॉस कम किया हुआ है तो उसके बाद के ईयर के भी रिटर्न अपडेट करने पड़ेंगे क्योंकि उसमें कैरी फॉरवर्ड लॉस आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। एक कोई भी प्रीवियस ईयर का अपडेटेड रिटर्न आपने फाइल किया है उसका लॉस आपने रिड्यूस किया है तो उसका अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस वो सब आप सब्सिक्वेंट ईयर में भी रिड्यूस करोगे, इसीलिए आप सब्सिक्वेंट ईयर का भी रिटर्न अपडेट करना पड़ेगा। डिफेक्टिव रिटर्न, हम जो रिटर्न भरते हैं उसमें कोई मिस्टेक रह गई है तो उसको रेक्टिफाई करने का हमें अपॉर्चुनिटी दिया जाता है 139(9) में डिफेक्टिव रिटर्न। असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है, असेसी को बुलाए और उसको बोले कि रेक्टिफाई कर भाई, कोई डिटेल देना भूल गया है, कोई इंफॉर्मेशन देना भूल गया है। एओ के पास पावर है कि वो रेक्टिफाई द रिटर्न के लिए अपॉर्चुनिटी दे सकता है। असेसिंग ऑफिसर को ठीक लगेगा
तो जो आपने रिटर्न फाइल किया है उसमें कोई डिफेक्ट है तो आपको इंटीमेट करेंगे। 15 दिन के अंदर वो डिफेक्ट रेक्टिफाई करने का आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। आपने 15 दिन में नहीं किया है और रिक्वेस्ट किया है तो असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि नेक्स्ट 15 डेज में का एक्सटेंशन दे सकता है। आइदर ओरिजिनल 15 डेज और एक्सटेंडेड 50 डेज में आपको आपकी डिफेक्ट है वो रेक्टिफाइड करना है। आपने नहीं किया 15 दिन के अंदर रेक्टिफिकेशन तो आपका रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा। तो उसका कंसीक्वेंस क्या होगा? आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया है ऐसा माना जाएगा। आपने 15 दिन के अंदर डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं की तो आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है ऐसा ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा। आपने रेक्टिफाई किया है, कब रेक्टिफाई किया है? 15 दिन खत्म होने के बाद, नेक्स्ट 15 दिन एक्सटेंड करने के बाद। पहले 15 दिन में नहीं किया, नेक्स्ट एक्सटेंडेड पीरियड में भी नहीं किया, उसके बाद आपने रेक्टिफाई किया है, लेकिन आपका असेसमेंट कंप्लीट हुआ उससे पहले किया है। तो ये आपने जो लेट रेक्टिफाई किया है उसको एक्सेप्ट करना, कंडोन करना, उसके पावर असेसिंग ऑफिसर के पास है। नॉर्मली 15 दिन, नहीं तो एक्सटेंडेड 15 दिन, उसके भी बाद किया है, असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले किया है तो आपको असेसिंग ऑफिसर कंडोन कर सकता है और एक्सेप्ट कर सकता है। कब आपका रिटर्न डिफेक्टिव माना जाएगा? नीचे दी गई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की है तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव माना जाएगा। सबसे पहले आपका एनेक्सर स्टेटमेंट कॉलम जो आपका फॉर्म है उसमें जो डिटेल देना होता है ना, हेड वाइज इनकम है, नेचर वाइज एक्सपेंस है, आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है, वो सब ग्रॉस टोटल इनकम है, टोटल इनकम है, वो आपको फॉर्म की सब डिटेल प्रॉपर्ली फिलअप करना है। अनेक्सर स्टेटमेंट कॉलम उसकी डिटेल आपको प्रॉपर्ली दिखाना है, वो फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, आपको क्या क्या अटैच करना है, एक कंप्लीट करना है। सबसे पहले टैक्स का कंप्यूटेशन, टैक्स कैसे काउंट किया आपने। सेकंड 44 AB का ऑडिट रिपोर्ट, कॉपी ऑफ सच ऑडिट रिपोर्ट, एंड आपने वो रिपोर्ट फर्निश किया है उसका प्रूफ। डिपार्टमेंट में पहले फिजिकल देते अभी तो ऑनलाइन हो गया सब, लेकिन कॉपी ऑफ रिपोर्ट एंड फर्निशिंग ऑफ द रिपोर्ट का प्रूफ आपको सबमिट करने का यहाँ बोल रहे हैं। आपने कोई भी एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, TDS क्लेम किया है तो उसका भी पेमेंट का डिटेल आपको अटैच करना है, ऐसा आपको बोला है। नावेडेज अभी तो आपको सब ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, इसीलिए फिजिकल देने नहीं जाते हैं, ये सब डिटेल हम फॉर्म में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। कई बार को सर्टिफिकेट नहीं मिला है और नेक्स्ट 2 इयर्स में आप प्रोड्यूस करते हो तो उसको अलाउड करना है, डिफेक्टिव नहीं करना है। आपने कहीं में भी कोई एग्जाम्पशन 54 का लिया है, आपको कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम में डिपॉजिट करवाना पड़ता है। नेक्स्ट 1 to 3 इयर्स में आप असेट परचेस करने वाले हो, आप अभी असेट परचेस नहीं कर रहे हैं, 54 का एग्जाम्पशन ले रहे हो कैपिटल गेन में, तो कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम में आपने डिपॉजिट करवाना है, उसका प्रूफ भी आपको साथ में अटैच करना है। आप अपडेटेड रिटर्न 140B में फाइल कर रहे हो तो उसका भी आपने टैक्स पेमेंट का आपको चलन साथ में अटैच करना है। आप रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो तो रेगुलर बुक्स अकाउंट जो मेंटेन करता है उसको नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट वो आपको देना पड़ता है। नाउ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में कोई प्रोप्राइटरशिप है, अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसके अकाउंट देने हैं आपको। कोई फर्म है, AOP है तो पार्टनर्स की भी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। पार्टनर का रिटर्न फाइल करते हो तो पार्टनर का फर्म्स के साथ के जो ट्रांजेक्शन है वो भी अकाउंट आपको देना पड़ता है। अगेन आपका ऑडिटेड बिजनेस है तो ऑडिट रिपोर्ट का कॉपी आपको देना पड़ता है। आपका कॉस्ट ऑडिट अप्लाई हो रहा है, ICWA के मुताबिक आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, टर्नओवर एक्सीडिंग फिस्कल लिमिट है तो कॉस्ट ऑडिट भी आता है। तो कॉस्ट ऑडिट का रिपोर्ट 148 में कंपनीज एक्ट में आप जो प्रिपेयर करते हो वो भी साथ में अटैच करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते, 44 AD में रिटर्न फाइल करते हैं, ADA में रिटर्न फाइल करते हैं तो उसको भी टर्नओवर का फिगर देना है, GP का फिगर देना है, एक्सपेंस का देना है, NP का देना है, और ये ऊपर की फिगर कैसे आए उसका आपको बेस भी देना है। उसके अलावा बैलेंस शीट रिलेटेड डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, स्टॉक है, कैश है, ये सब फिगर आपको 44 AD एंड ADA में भी देना है। CBDT ऊपर दिए गए इंफॉर्मेशन में कुछ भी फेरफार कर सकती है। CBDT के पास पावर है कि क्लास ऑफ असेट डिसाइड करके
ऊपर की इंफॉर्मेशन में कम ज्यादा कर सकती है। अभी तो मोस्ट ऑफ सिचुएशन में क्या है, आपका रिलेवेंट जो रिटर्न ऑफ फॉर्म है ना, उसमें पूरी डिटेल आपकी आ जाती है, तो उसी में आपको पूरा डिटेल देने का होता है। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। बने रहे मेरे साथ, हर एक टॉपिक के वीडियो मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब चैनल, शेयर दिस चैनल। पहले से वीडियो सुनिए तो ही समझ में आएगा, और फर्स्ट वीडियो बुक सामने रख के सुनना है। थैंक यू वेरी मच।